हेलो स्टूडेंट्स। दुर्खिम के पद्धति शास्त्र की चर्चा कर रहे थे हम लोग अब तक। पिछले वीडियो में हमने दुर्खिम के पद्धति शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक तथ्य की विशेषताएं, अर्थ और सामाजिक तथ्यों के अवलोकन, उनकी व्याख्या, वर्गीकरण और प्रमाणों की स्थापना के नियम देखे। और अब अंत में आज हम देखेंगे कि दुर्खिम का जो ये सामाजिक तथ्य का सिद्धांत है, उनके जो विचार हैं और कह सकते हैं उनका जो पद्धति शास्त्र है, उसको अन्य जो सामाजिक विचारक हैं वो किस दृष्टि से देखते हैं और उन्होंने इसके बारे में अपने क्या कमेंट्स दिए हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि दुर्खिम के पद्धति शास्त्र की हम समीक्षा करेंगे, समालोचना करेंगे, आलोचना करेंगे। तो ये जो समालोचनात्मक मूल्यांकन की दृष्टि से हम देखते हैं कि दुर्खिम का पद्धति शास्त्र जो है उसका क्या विवेचन है। देखिए, इस दृष्टि से कई जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने दुर्खिम के पद्धति शास्त्र पर अपनी बात कही है। इसमें आप रेमंड एरो, बार्नेस, बोगार्डस, बिरस्टीड, कैटलिन, टार्डे आदि विद्वानों को ले सकते हैं। ये दुर्खिम के पद्धति शास्त्र की जितनी विशेषताएं हैं उनको अगर हम देखें तो सबसे पहले हम गैब्रिएल टार्डे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दुर्खिम ने अपने पद्धति शास्त्र में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को कम महत्व दिया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि दुर्खिम समूहवादी विचारक है और वो व्यक्ति से अधिक समाज को महत्व देता है। उसकी दृष्टि में समूह सब कुछ है, समाज सब कुछ है, व्यक्ति गौण है। तो जो भी दुर्खिम की व्याख्याएं हैं उन सब में उन्होंने व्यक्ति के स्थान पर समाज को इम्पोर्टेंस दी है। तो टार्डे कहते हैं कि अगर हम समाज में से व्यक्ति को निकाल दें तो फिर क्या शेष रहेगा। इस समाज में व्यक्ति तो महत्वपूर्ण है ही, तो उसके महत्व को हम कम नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप दुर्खिम पर लगाया जाता है। दूसरी बात ये कही जाती है कि दुर्खिम ने जो सामाजिक तथ्य की विशेषता बताई है उसमें उन्होंने कहा है कि सामाजिक तथ्य का एक तो बाह्य होते हैं और दूसरा उसकी विशेषता है कि उनका बाध्यतामूलक प्रभाव पड़ता है। बाध्यतामूलक प्रभाव का मतलब ये आप जानते हैं कि व्यक्ति समाज में रहते हुए जो समाज में व्याप्त तौर तरीके हैं, मूल्य हैं, विचार करने के तरीके हैं, आचरण के तरीके हैं, सोचने के तरीके हैं, रहन सहन के तरीके हैं, उनको मानता है, उनके अनुसार व्यवहार करता है। क्योंकि अगर वो नहीं करता है तो उसका उल्लंघन करना एक तरह से विचलित व्यवहार माना जाता है। यह समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, समाज उसके लिए प्रतिक्रिया देता है। तो ऐसे जो सामाजिक तथ्य हैं, मतलब सामाजिक तथ्य ही उनको मानना है जो व्यक्ति की चेतना से बाहर हैं और जो व्यक्ति के व्यवहार पर बाध्यतामूलक प्रभाव डालते हैं। तो ये जो बाध्यकारी शक्ति है, ये सामाजिक तथ्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताई है दुर्खिम ने। तो इस बारे में टार्डे कहते हैं कि अगर बाध्यता को हम सामाजिक तथ्य की विशेषता माने तो फिर स्वतंत्र रूप से व्यक्ति जो कार्य करता है समाज में रहकर, उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि समाज में व्यक्तियों द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं वो सभी बाध्यता मूलक ही होते हैं। तो जो स्वतंत्र इच्छा से, स्वतंत्र होकर के समझौते के रूप में, अनुकरण के रूप में व्यक्ति कई कार्य करते हैं, तो उनको दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य नहीं माना है। वो कहते हैं कि हमेशा व्यक्ति जो है वो समाज के दबाव में ही कार्य करता है। तो ये भी एक अनुपयुक्त बात सी लगती है। तीसरी बात उन्होंने दुर्खिम ने कहा है कि सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना दोनों पृथक है। आप सभी शुरू में ही आप लोगों ने देखा कि दुर्खिम ने समाजशास्त्र में सबसे पहला जो काम किया वो ये
कि उन्होंने मनोविज्ञान से समाजशास्त्र को अलग किया और दर्शन शास्त्र से भी अलग किया। तो मनोविज्ञान से समाजशास्त्र को अलग करने का मतलब उन्होंने व्यक्तिगत चेतना को सामूहिक चेतना से अलग कर दिया और ये माना कि जो समाजशास्त्र है उसका लेना देना सिर्फ सामूहिक चेतना से, व्यक्तिगत चेतना से नहीं है। तो इस संबंध में भी जो कैटलिन है उन्होंने इसकी आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि ये जो वर्गीकरण है या इस तरह से अलग करना है व्यक्तिगत चेतना और सामाजिक चेतना को, ये दुर्खिम का मनमाना कार्य है। इसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है या इसको हम मान नहीं सकते। इसके बाद आप देखें दुर्खिम ने वस्तु शब्द का प्रयोग किया है। अवलोकन के नियम आप देखेंगे तो सामाजिक तथ्यों के जो अवलोकन के नियम है उसमें दुर्खिम कहता है कि सामाजिक तथ्यों को हमें वस्तुओं के रूप में देखना चाहिए, लेकिन उसने वस्तु शब्द का अर्थ कहीं स्पष्ट नहीं किया। अगर आप पद्धति शास्त्र देखते हैं, उसका पढ़े हैं, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, तो उसमें 4 जगह उन्होंने वस्तु शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उससे कहीं भी ये स्पष्ट नहीं होता कि वस्तु शब्द का वो क्या अर्थ लगा रहे हैं। तो ये भी अस्पष्टता उनके सिद्धांत में हमें दिखाई देती है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कहा है कि सामान्य और व्याधिकी तथ्यों में भेद, उसके नियम उन्होंने बताए। अब सामान्य तथ्य उन्होंने उनको माना है जो कि समाज के प्रतिमानों के अनुकूल हैं और व्याधिकी तथ्य वो हैं जो कि समाज के प्रतिमानों के प्रतिकूल हैं। लेकिन इसमें एक बात उन्होंने और दी कि जो अपराध है वो समाज के प्रतिमानों के प्रतिकूल होते हुए भी वो सामान्य तथ्य की कोटि में आएगा। और इस बात पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, कई विद्वानों ने ऑब्जेक्शन किया है कि अपराध को हम सामान्य तथ्य कैसे मान सकते हैं। इस बात पर भी ऑब्जेक्शन है। फिर दुर्खिम ने जो समाजों का वर्गीकरण किया है, तो समाजों के वर्गीकरण में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण की उपेक्षा की है। उन्होंने तुलनात्मक विधि को समाजशास्त्र के लिए रिकमेंड किया है कि समाजशास्त्र में तुलनात्मक विधि ही सबसे अधिक उपयोगी है और हमें समाजों का वर्गीकरण सरलता से जटिलता की तरफ जो विकास का क्रम है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो इस पर भी कई विद्वानों ने ऑब्जेक्शन लगाया है। ये तो बातें हुई जो उनके सिद्धांत की कमियां हमें जिससे पता चलती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम दुर्खिम के सिद्धांत को देखें तो हम कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र के 4 फाउंडिंग फादर्स हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण समाजशास्त्र की जो नींव को पुख्ता करने का काम, उसको एक ठोस धरातल देने का काम दुर्खिम ने किया और एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र किस तरह से प्रतिष्ठित हो और समाज का अध्ययन किस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों की तरह किया जाए, उसके लिए उन्होंने इस पद्धति शास्त्र को बनाया। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये जो वस्तुनिष्ठता और व्यावहारिकता और अवलोकन के नियम वगैरह उन्होंने जो बनाए, ये वास्तव में बहुत आवश्यक बात थी और उन्होंने जो ठीक समझा उन्होंने अपने पद्धति शास्त्र में दिया। लेकिन ये समाजशास्त्र एक विकसित होते हुए विषय के लिए दुर्खिम का दिया गया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको हम नकार नहीं सकते।